जावेद इकबाल ने 31 दिसंबर 1999 को भी इतनी प्लानिंग से सरेंडर किया था क्योंकि उसको पता था कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ प्रिंट होने में पूरा एक दिन लगता है। और 1 जनवरी सन 2000 20वीं सदी की पहली न्यूज़ थी, पाकिस्तान में हुआ 100 बच्चों का कत्ल। कैन यू बिलीव इट, इतने बड़े जुल्म के लिए मात्र सिर्फ 6 महीने की जेल। बिलीव करना तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट व्हाट शुड वी डू। ये सारा जो मैटर था ये जावेद पर भारी पड़ा था या नहीं, आई डोंट नो, बट उसके फादर पर बहुत भारी पड़ा। उनको इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहने लगा कि उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लगी। और आफ्टर ऑल जावेद के फादर का इतना नाम था जो कि अब बदनाम हो रहा था। ये सब सोच कर जावेद के फादर को हार्ट अटैक आ गया, बट वो ये हार्ट अटैक सर्वाइव कर गए। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जावेद के फादर परिवार प्रेमी तो थे ही, कि फादर परिवार से तो प्यार करते ही थे और वो जावेद से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो उन्होंने इस प्यार के चलते इस सब को, जावेद ने जितना भी कुछ किया था उनको एक तरीके से इग्नोर कर दिया, सब कुछ भुला दिया। और जब जावेद 6 महीने की जेल में था तो उसको बाहर निकलवाने के लिए, उसको जल्दी बाहर निकलवाने के लिए जावेद के फादर ने पुलिस वालों को रिश्वत देने तक का ट्राई किया कि जावेद जल्द से जल्द बाहर आ जाए, बट इससे कुछ हेल्प नहीं हो पाई। जावेद 6 महीने के बाद ही बाहर आ पाया। जावेद के बाहर आने पर, क्योंकि उसके घर वालों को पहले से तो पता था कि जावेद को छोटे लड़के पसंद है, तो कहीं वो इस ओर वापस से ना चला जाए, ये सोच करके जावेद के घर वालों ने सोचा कि इसकी दूसरी शादी करा देते हैं। शादी रहेगी तो कम से कम ये डिस्ट्रैक्ट रहेगा और इन आदतों की ओर वापस नहीं जाएगा। और ये सोच करके जावेद की दूसरी शादी करा दी गई। बट वो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ को तुम चाहे कितना सीधा करने का ट्राई कर लो, वो रहेगी हमेशा टेढ़े की टेढ़ी ही। तो जावेद जैसे आदमी के साथ कौन ही ज़्यादा दिनों तक सरवाइव कर पाता। और एट द एंड ऑफ द रिजल्ट जावेद की ये शादी भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई और उसका फिर से अगेन से डिवोर्स हो गया। जावेद वापस से अकेला हो गया। लेकिन ये सब इंसिडेंट के चलते जावेद की फादर की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। इतना ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा और मल्टीपल हार्ट अटैक्स के कारण 1992 में जावेद के फादर का इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई। और जो एक पर्सन जावेद के हर एक सिचुएशन में इतनी ज़्यादा हेल्प करता था, अब वो नहीं रहा। और जावेद की फादर की डेथ के बाद उनकी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा अराउंड 3 मिलियन के करीब जावेद को मिला। मतलब आप इमेजिन कीजिए ईयर 1992 में 3 मिलियन की कितनी ज़्यादा अहमियत ना रही होगी। और इन पैसों से जावेद ने 2 चीज़ें की। उसने लाहौर जैसी सिटी में बहुत बड़ा घर लिया, मतलब घर नहीं, उसको मेंशन बोलना ज़्यादा सही रहेगा। मतलब आप देखिए इतना बड़ा महल जैसा घर जावेद ने लिया। इस घर को लेने के बाद भी जावेद के पास बहुत सारा पैसा बचा। उसने दूसरा काम जो किया, उसने लाहौर में अपने घर के पास में एक आर्केड शॉप ओपन की। अब आर्केड शॉप बोल तो वीडियो गेम पार्लर नहीं होते जिनमें हम छोटे में खेलने जाया करते थे, GTA वगैरह और WWE वगैरह, उस टाइप की एक शॉप उसने ओपन की जहाँ पर ज़्यादातर छोटे बच्चे गेम्स खेलने आते थे। और ये गेम्स सिर्फ छोटे बच्चों को नहीं, इवन बड़ों को भी पसंद थे। इवन मेरा खुद का चाइल्डहुड इन गेम्स के अराउंड बीता है। सो जावेद ने एक आर्केड शॉप खोली। लेकिन इस शॉप को खोलने के पीछे उसका रीज़न कोई बिजनेस को रन करना या बिजनेस को बढ़ाना या पैसे कमाना नहीं था। उसका इसके पीछे का जो रीज़न था वो था अपनी वियर्डेस्ट फैंटेसी को पूरा करना, और वो वापस से उस ओर निकल चला था। आर्केड शॉप का कॉन्सेप्ट ईयर 1993 में बिल्कुल न्यू था, स्टार्टिंग ही थी कहना चाहिए, और वो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा न्यू था। तो बच्चे आफ्टर क्यूरियोसिटी भी उसकी दुकान में ज़्यादा जाया करते थे। और जावेद यही चाहता भी था। एक तो छोटे बच्चों को गेम्स का वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक होता है, पर से जावेद उनको कई बार बहुत स्पेशल फील कराया करता था। उसकी शॉप में जो बच्चे आते थे कभी कभी वो उनको चॉकलेट गिफ्ट में दे दिया करता था, और कई बार उन्हें एक्स्ट्रा टाइम खेलने दिया करता था। मतलब जो चार्ज वगैरह लगता है, इवन टोकन वगैरह भी उन्हें वो फ्री में दे करता था कई बार कि एक्स्ट्रा आप खेल सकते हो कह के। और भी बहुत कुछ, ये सब बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करता था और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था उसकी शॉप में बार बार आने के लिए। बट उन बच्चों को नहीं पता था कि जावेद ये सब अपने मंसूबों के लिए कर रहा है, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कर रहा है। और जावेद उनको काउंटर में बैठ के तिरछी निगाहों से घूरता रहता था और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता था। वो बहुत बार उनको ऐसा कुछ गिफ्ट देकर उनको स्पेशल फील कराकर अपने घर ले जाया करता था, क्योंकि उसका घर उसकी शॉप से बहुत ज़्यादा पास था। तो वो उनको अपने सीधे घर लेके जाया करता था और उनसे अपनी वियर्डेस्ट फैंटेसी को फिल किया करता था, और उनको किसी को ये बात ना बताने के लिए मना भी लेता था। वो इसके अलावा एक और ट्रिक किया, एक और तरीके का यूज़ किया करता था। जावेद जो बच्चे गेम खेल रहे होते थे उनके पास जाकर के एक 100 रुपीज़ का नोट गिरा देता था और काउंटर के पीछे जाके बैठ जाता था और देखता था कि कौन सा बच्चा उस नोट को उठाने वाला है। देखो मैं बात कर रहा हूँ 1993 के एरा की, और जैसा कि हमारे पेरेंट्स के अगर बताते हैं हमें कि उनके टाइम पे 10 रुपये की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी।
तो आप 100 रुपीज़ की तो सोच ही सकते हैं। और जब कोई बच्चा वो 100 रुपीज़ का नोट उठा लेता तो जावेद ये सब चीज़ें होते हुए काउंटर के पीछे से देखता रहता था और उन बच्चों के पास जाकर के ऐसा बिहेव करता था कि मानो उसने गलती से 100 रुपीज़ का नोट गिर गया उसका और पता नहीं कहाँ चला गया है, तो अगर किसी ने देखा तो वो उसे बता दे। बट जो बच्चे नहीं उठाते उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस बच्चे ने उठाया है उसके मन में डर रहता था और वो सहमा हुआ रहता था। और वैसे भी अगर कोई किसी चीज़ को छुपाता तो वो उसे ऐसी जगह छुपाता कि कोई उसे ढूंढ ना पाए। तो बच्चे भी उसे नॉर्मल जेब में नहीं छुपाते थे, या तो वो शर्ट के अंदर छुपाते थे या तो वो उसको अपने अंडरवेयर के अंदर छुपाते थे। और जावेद ये सब चीज़ें देख लेता था। और सब बच्चों के चले जाने के बाद जावेद जिस बच्चे ने पैसे उठाए उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कराता था कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम कोई चोर हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। इतना उसको गिल्ट फील करा देता था कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा गिल्टी में रहता था और उसे अपने घर लेके जाता था और पैसे ढूंढने के बहाने वो उसके प्राइवेट पार्ट्स को और सेंसिटिव एरिया को कहा जाए हाथ लगाता था। और ना जाने जावेद ने ऐसा कितने बच्चों के साथ किया था। ये बात कि जावेद उन बच्चों के साथ क्या करता है ये बात उस इलाके में ऑलमोस्ट सभी को पता थी। इवन कई बच्चों को भी ये वाली बात पहले से पता होती थी कि जावेद बच्चों के साथ क्या क्या करता है, क्योंकि जो बच्चे उसके पास से बच के आते थे वो दूसरे बच्चों को बताते थे। भले ही जावेद उन्होंने कितना मना ले, पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कहाँ ही कोई चीज़ सीक्रेट रख पाते हैं, तो वो दूसरे बच्चों को बता ही देते थे। बहुत सारे जो पेरेंट थे वो अपने बच्चों को जावेद के यहाँ जाने से रोकते थे, बट बच्चे कहाँ ही किसी की सुनते हैं। और ये बात सबको पता होने के बाद भी नो वन डिड नथिंग। तो कई पेरेंट्स अपने बच्चों को उस आर्केड शॉप जाने से रोकते थे, बट उस पूरे इलाके में वो एकमात्र गेमिंग शॉप थी, फिर बच्चे कहाँ ही रुकते हैं। बट सोचने की बात यहाँ पर यह है कि पुलिस इस मैटर में क्यों कुछ नहीं कर रही थी। उसका रीज़न ये था कि जावेद उनको पेड करता था, उन पुलिस वालों को मुंह बंद रखने के लिए जावेद उनको पैसे दिया करता था। इसी कारण से जब कोई पेरेंट्स अपनी कंप्लेंट लिखवाने पुलिस के पास जाते भी थे तो पुलिस वाले उन्हें झूठी सराहना देकर के, झूठा विश्वास दिला करके वहाँ से भगा देते थे। तो कहा जाए तो जावेद के लिए सब कुछ अंडर कंट्रोल चल रहा था, उसको कोई परेशान करने वाला नहीं था। और जावेद के पास पैसों की कमी तो थी नहीं, उसके शौक भी नवाबी थे। तो जावेद ने लाहौर के एक मसाज सेंटर से 2 लड़कों को अपने घर बुलाया मसाज के लिए। 2 लड़के जावेद के घर आ गए, उन्होंने जावेद की मसाज की, पर जावेद ने इनको भी नहीं छोड़ा और इन्हें भी अपनी हवस का शिकार बना लिया। उनके साथ अपनी ख्वाहिशें पूरी की और आराम से सो गया, मानो जैसे कुछ किया ही ना हो जावेद ने। ऐसे तो जावेद ने इसके पहले भी कई बार मसाज के लिए लड़के बुलाए थे, तो शायद इसलिए जावेद को कोई फिक्र नहीं और इसलिए वो आराम से सो गया। बट इस बार इन लड़कों को ये बात सही नहीं जा रही थी कि कोई एक पर्सन उनके साथ ऐसा कुछ कैसे ही कर सकता है। तो उन लड़कों ने, जो जावेद के घर में लड़के रह रहे थे, उनसे बात की। उन लड़कों ने बताया कि जावेद उन्हें खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर, कपड़े वगैरह सब कुछ देता है, पर बदले में वो उनके साथ ज़्यादती करता है, उनके साथ अपनी ख्वाहिशें पूरी करता है। और ये सुन करके उन लड़कों को और ज़्यादा गुस्सा आ गया, वो मसाज वाले लड़कों को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। और उनमें से एक लड़का धीरे से जावेद के बेड के ऊपर चढ़ा और जावेद के सिर के ऊपर एक राइफल रखी हुई थी, उसने वो राइफल उठाई और उसकी जो पिछला हिस्सा रहता राइफल का, उससे अपने पूरी ताकत से जावेद के सिर पर 2 से 3 बार बहुत कस के मारा। वार इतना जोर से था कि जावेद वहीं पर अनकॉन्शियस हो गया और वो लड़के वहां से भाग गए। ऐसा हुआ कि एक दिन वो एक बालशी को लेके आया, मसाजर को। इसने उस मसाजर के साथ भी ज्यादती की कोशिश की। जब ये सो गया उसके बाद बच्चों ने सोचा कि ये हमारे साथ इसने बहुत ज्यादती की, मैं लाया था कि मालिश के लिए और काम ये कर लिया। पर वो सो गया तो उन्होंने इसकी वहाँ गन पड़ी हुई थी, वो उन्होंने पकड़ कर पूरे जोर से इसके सर पर मारा। जावेद को हॉस्पिटलाइज किया गया, जावेद को हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। हॉस्पिटल जाके पता चला कि जावेद का स्कल और जबड़ा पूरी तरीके से टूट चुका था, इवन उसके सिर में भी बहुत ज़्यादा चोट आई थी। जावेद लगभग 6 मंथ तक हॉस्पिटलाइज हो गया था। इसका स्कल और ये जबड़ा, इसका जबड़ा पूरा उड़ गया, अब वो चला गया। ये फिर जनरल हॉस्पिटल में कई माह जेरे। और जावेद को लड़कों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया था। लेकिन इस बीच जब जावेद हॉस्पिटलाइज था, जावेद की अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उनका इंतकाल हो गया। और ये बात जब जावेद को पता चली कि उसकी अम्मी की डेथ हो गई, उसकी अम्मी इस दुनिया में अब नहीं रही, तो उससे ये सब कुछ सहा नहीं गया। एंड आई टोल्ड यू बिफोर कि जावेद अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसकी इस कंडीशन के कारण वो अपनी अम्मी को लास्ट टाइम पे देख नहीं पाया।
उनके आखिरी वक्त में उनके साथ नहीं रह पाया। सारी चीज़ का कारण जावेद को सिर्फ वो 2 लड़के लग रहे थे। ये सोच करके जावेद को इतना गुस्सा आने लगा, उसने अपने माइंड में डिसीजन लिया। जावेद ने एक ऐसा डिसीजन लिया, एक ऐसा डिसीजन जो उसे पाकिस्तान का बिगेस्ट क्रिमिनल बनाने वाला था। दिसंबर 1999 में जावेद ने 2 लेटर लिखे, जिसमें से एक लेटर उसने पुलिस स्टेशन पहुंचाया और दूसरा लेटर उसने एक उर्दू न्यूज़पेपर जिसका नाम जंग न्यूज़पेपर था वहां पहुंचाया। और जब पुलिस ने वो लेटर पढ़ा तो उन्हें लगा किसी ने हमारे साथ मजाक किया है और उन्होंने उस लेटर को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब ये लेटर जंग न्यूज़पेपर के एडिटर ने पढ़ा तो वो एक पल के लिए तो शॉक में चला गया। उस लेटर में जावेद ने लिखा था, मैंने 6 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों के साथ दरिंदगी की, फिर जंजीर से उनका गला घोट के उन्हें मार डाला। के बाद मैंने उनकी लाशों को तेजाब में गला दिया। पढ़ के जंग न्यूज़पेपर के जो एडिटर थे वो हक्के बक्के रह गए। और दरअसल जावेद ने जो डिसीज़न लिया था वो यही डिसीज़न था। इस तरीके से मैं अपनी अम्मी के लास्ट वक्त में उनके साथ नहीं था, उनको आखिरी बार देख तक नहीं पाया, वो भी सिर्फ उन 2 लड़कों की वजह से जिनकी वजह से मेरी अम्मी रोई थी कि मैं उनके पास नहीं हूँ और मैं अपनी अम्मी को लास्ट वक्त में देख नहीं पाया। अब मैं ऐसी 100 अम्मियों को रुलाऊंगा उनके बच्चों के लिए, वो भी तड़पेगी जैसी मेरी माँ तड़पी थी। आप क्या समझते हैं कि वाकई उसने 100 बच्चों को कत्ल किया था? कभी भी नहीं मैं इस बात पे यकीन करता। वो कोई उसके ऊपर किसी चीज का साया था। एक बुजुर्ग ने कहा था कि ये बंदा बड़ा नाम पैदा करेगा, बड़ा नाम पैदा करेगा, चाहे बुराई में करे चाहे अच्छाई में करे। उसको किसी ने कहा कि भाई तुम इतनी तेजी से जो पैसा खर्च कर रहे हो, कल को तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे? तो उसने कहा मुझे जिंदगी गुजारने की जरूरत क्या है, मैं पिस्तौल पकड़ूंगा, कनपट्टी पे रखूंगा, गोली मारूंगा। जावेद के इस फैसले के कारण वो उस दौर का बिगेस्ट सीरियल किलर बनने वाला था। आई थिंक उसकी अम्मी की मौत का सदमा उस पर हद से ज़्यादा भारी पड़ गया था। जावेद का जो फैसला था कि 100 बच्चों को मारना, और सिर्फ मारना नहीं, उन्हें मॉलेस्ट करके मारना। जब ये लेटर जंग न्यूज़पेपर के एडिटर ने पढ़ा तो शॉक तो वो हो ही गया था, बट ऐसे ही कोई न्यूज़ को तो प्रिंट नहीं कर सकता, जब तक कंफर्मेशन ना मिले तब तक तो वो प्रिंट नहीं कर सकता था। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने एक रिपोर्टर को जावेद के घर जाने के लिए कहा, क्योंकि जावेद ने लेटर में 100 बच्चों का कत्ल तो कबूला था, साथ में अपने घर का एड्रेस भी लिखा था और 2-3 बच्चों की फ़ोटो भी दे दी थी। साथ ही में उसने उस लेटर में ये भी लिखा था उसने उन बच्चों को कैसे मारा, उनको मरने में कितना टाइम लगा, और वो बच्चों की बॉडी को जिस एसिड में गलाया था उसने ये तक लिख दिया था कि एसिड को खरीदने में खर्चा कितना आया है। सो डिस्कस्टिंग। इवन कुछ बच्चों की शक्ल कैसी थी, उन्होंने कपड़े कैसे पहने थे, उनके आखिरी वर्ड क्या थे मरते टाइम, ये सब उसने उस लेटर में लिखा था। और साथ में उसने ये भी बताया कि आप जैसे ही मेरे घर जाओगे वहाँ पर आपको 2 बोरे मिलेंगे, जिसमें से एक बोरे में 100 बच्चों के कपड़े और दूसरे बोरे में 100 बच्चों के जूते हैं। और ना जाने क्या क्या लिखा था जावेद ने। रिपोर्टर जावेद के घर इन्वेस्टिगेशन करने गया था, वो जैसे ही जावेद के घर पहुंचा तो उसे समझ में आया कि यहाँ पर कोई भी नहीं। और जैसे ही वो दरवाज़ा फाड़ के जावेद के घर के अंदर गया तो जैसे ही वो रूम के पास गया तो उसको इतनी गंदी स्मेल आई कि वो स्मेल से ही समझ गया कि लेटर में लिखी हर एक बात पूरी तरीके से सच है। न्यूज़ अगले दिन न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई तो पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, जगह जगह पुलिस की थू-थू होने लगी। ऐसे कैसे 100 बच्चों का कत्ल हो गया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। तो पुलिस भी प्रेशर में आकर उसने तुरंत एक्शन लिया और पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और जावेद को पकड़ने के लिए उसके घर चली गई। वैसे तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको कंटेंट वार्निंग दे दी थी, बट मैं अगेन से आपको कंटेंट वार्निंग देना चाहता हूँ बिकॉज आगे का जितने भी कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, सो प्लीज़ वॉच केयरफुली। जावेद ने अपने इस मंसूबे 100 बच्चों को मारने और उनको मॉलेस्ट करने की इस मंसूबे की शुरुआत मिड 1998 में ही कर दी थी। उसने एक एक्वेरियम शॉप भी ओपन की थी और इस बार उसका कोई बिजनेस करने का मन नहीं था। इस बार उसका स्पेसिफिक जो रीज़न था वो था बच्चों को ढूंढना। उसके मंसूबों के लिए वो 100 बच्चों को ढूंढना ही उसका एक और एकमात्र रीज़न था इस वाली शॉप को ओपन करने के पीछे। क्योंकि एक्वेरियम शॉप जहाँ पर मछलियाँ वगैरह रहती हैं उनको वो देख के बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और मछलियों को देखने के लिए तो वैसे भी आ ही जाते हैं। जावेद ने सोचा कि जब बच्चे मछलियाँ देखने आया करेंगे फिर मैं उनको अपना शिकार बना लिया करूँगा। पहले तो जावेद सिर्फ होमलेस चिल्ड्रन, मतलब कि जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता, सिर्फ उनको अपना शिकार बनाया करता था। लेकिन अब जावेद हर एक बच्चा, हर किसी को अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए उनके पीछे लग गया और इस बार जावेद हर एक बच्चे पर नज़र बना के रखता था। उसको बस अपना 100 बच्चों के कत्ल वाला मकसद पूरा करना था।
अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किस बच्चे की फैमिली है या किस बच्चे की फैमिली नहीं है। वो बस उन बच्चों को अपने घर लेके जाता और उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करता, उनकी कभी स्माइल करते हुए फ़ोटो लेता, कभी नॉर्मल फ़ोटो लेता। शायद उसको ये फ़ोटो अपने पास याद के रूप में रखना था। फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद वो बच्चे जावेद से जो मांगते जावेद उनको वो दिलाया करता था, चाहे वो कुछ खाने की चीज़ हो या कपड़े हो या जूते, वो उनको सब कुछ प्रोवाइड कराता था जो बच्चे चाहते थे। क्योंकि पुलिस के ऊपर प्रेशर तो था। जब पुलिस ने वो लेटर को सीरियसली पढ़ा तो पुलिस भी एक पल के लिए शॉक रह गई। शुरू में तो पुलिस को ये मजाक ही लगा था कि कोई कहाँ ही 100 बच्चों को मार सकता है, लेकिन न्यूज़पेपर में जब ये न्यूज़ आने के बाद उन्होंने जब वो लेटर को सीरियसली होके पढ़ा तो उस लेटर में जावेद ने लिखा था कि पहले वो बच्चों को अपने घर लाता, उनकी एक फ़ोटो क्लिक करता और उनको जो चाहिए वो उनको दिलाता। बाद में उनको वो मॉलेस्ट करता, उनके साथ दरिंदगी दिखाता और उसके बाद वो उनका जंजीर से गला घोटता और उनकी बॉडीज़ की टुकड़े करके उनको एसिड में डाल के गला देता। और वो थोड़े बहुत जो पार्ट बच जाते थे बॉडी के, जो गल नहीं पाते थे, उनको वो नदी में जाके फेंक देता। सो डिस्गस्टिंग। मतलब जावेद किस कदर का पर्सन था कि जिसको थोड़ा सा भी कुछ लगता नहीं था। जब मैं इस केस की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था अलग अलग सोर्सेज से, तब मेरे को अजीब सा लगता था कि जावेद ऐसा कोई पर्सन कैसे कर सकता है, इतना ज़्यादा क्रूल कैसे हो सकता है। सच अ डिस्गस्टिंग थी। जावेद ने खुद से ही लेटर में लिख दिया था, अगर तुम्हें ज़्यादा कुछ जानना है इस इंसिडेंट के बारे में तो तुम मेरे घर जाओ, तुम्हें वहाँ पर सारे सबूत मिल जाएंगे। मैंने वहाँ पर 100 बच्चों के कपड़े और उनके जूते रख दिए हैं। और इवन उस लेटर में ये भी लिखा था, अगर आप नीचे बेसमेंट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर कुछ ड्रम्स मिलेंगे। जब पुलिस जावेद के घर पहुँची और उन्होंने जैसे जावेद के रूम में एंटर किया तो उनको इतनी गंदी स्मेल आई कि उनका सांस लेने तक वहाँ मुश्किल हो गया था। और जैसा जावेद ने लेटर में लिखा था, पुलिस को वहाँ पर 2 बोरे मिले, जिसमें से एक बोरे में 100 बच्चों के कपड़े रखे थे और दूसरे बोरे में 100 बच्चों के जूते और चप्पल रखे हुए थे। तो जब पुलिस ने उस गंदी स्मेल को फॉलो करा तो वो उन्हें बेसमेंट की ओर ले गई और एक पुलिस इंस्पेक्टर सीधा बेसमेंट की ओर गए। पुलिस ने राइट साइड में दीवार में जो स्विच बोर्ड था उसको ऑन किया और लाइट जलाई और देखा कि उस रूम में काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, लाइक एक स्टोर रूम की तरह लग रहा था वो रूम। बट सेंटर में वहाँ पर 2 से 3 ड्रम रखे हुए थे और छोटे छोटे बॉक्स भी रखे हुए थे। इंस्पेक्टर को समझ में आया कि ये स्मेल उस ड्रम से आ रही है और वो ड्रम के पास गए और उन्होंने ऐसे पकड़ के वो ड्रम का जो ढक्कन रहता है उसको ओपन करने का ट्राई किया तो एसिड के कारण एसिड के कुछ छींटे उनके हाथ में पड़ गए और उनके हाथ जल गए। और जैसे ढक्कन ओपन हुआ इतनी गंदी स्मेल आई कि उनका सांस लेना तक वहाँ मुश्किल हो गया। जावेद जिन ड्रमों में उन बच्चों की लाश गलाता था, एसिड डाल के जिन बच्चों की लाश गलाता था, वही वो ड्रम थे। मेरे उसने लिखा हुआ था कि स्टोर में जाएंगे तो आपको ड्रम नज़र आएंगे और एक ड्रम जो है उसके अंदर मैंने बॉडी पार्ट्स छोड़े। तो मैंने एक बल्ब था उसको जलाया, तो मैंने जो ही ड्रम ऐसे उठाया तो मेरे हाथ जल गए और बहुत बैड स्मेल आई। तो इंस्पेक्टर तुरंत समझ गए कि जावेद उन बॉडियों को यही गलाता था। जावेद ऐसे कई ड्रमों में बॉडी को कंटेंट करके रखा हुआ था और जावेद ने उस घर में 2 लाश छोड़ दी। मतलब कि उन 2 लाशों को जावेद ने गलाया नहीं था, लेकिन उनका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस ने कपड़े, जूते और बॉडीज़ को अपने अंडर में लिया। बट आप एक बार के लिए सोचो, कोई आदमी इतनी ज़्यादा हैवानियत कैसे कर सकता है? इतना ज़्यादा क्रूल, इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग पर्सन कैसे हो सकता है कि जो इस हद तक का काम कर दे? क्या उसके एक बार भी हाथ वगैरह नहीं कप पाए होंगे? उसको अजीब सा नहीं लगा होगा? मतलब आदमी को जब नॉर्मल किसी की बॉडी वगैरह के बारे में कुछ लोग तो सुन के उनको उल्टी सा लगने लगता है, कुछ लोग को तो थोड़ा सा ब्लड देख के अजीब सा लगने लगता है। और उसने तो इतनी हद तक की दरिंदगी की थी कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। बट जावेद ने तो ये रियलिटी में किया था। लेकिन क्या जावेद को ये सब करते टाइम उन बच्चों के ऊपर एक बार भी दया नहीं आई होगी? उसने जो लेटर में लिखा था उसको पढ़ के ही तो समझ में आ ही गया था कि वो अपने अलावा दूसरों को कुछ भी नहीं मानता है। कि जैसे उसने लिखा था कि तुम्हें नीचे बेसमेंट में वहाँ पर इकबाल की बॉडी के पार्ट्स मिलेंगे। बात उसने इतनी कैजुअल और नॉर्मल तरीके से लिखी थी जैसे कि इकबाल कोई पर्सन ना हो, कोई ह्यूमन पर्सन ना हो, वो एक चीज़ है, एक सामान हो। वो मेरे हिसाब से वो खुद के अलावा दूसरों को वो सिर्फ कुछ भी नहीं मानता, उनको चीज़ की तरह मान रहा था कि इनका यूज़ करना है, बस हो गया। आई थिंक से जावेद के अंदर 1% भी इंसानियत नहीं बची थी, वो सही में एक दरिंदा बन गया था। एनीवे, तो जब पुलिस जावेद के घर की तलाशी ले रही थी, उनको दीवार पर एक नोट लिखा मिला जिसमें जावेद ने लिखा था, मैंने जितने भी बच्चों को मारा है उसका सिलसिलेवार बयान 32 पेज की एक डायरी में लिखा है। वो डायरी मैंने कमरे में ही छोड़ दिया है। कुछ लाशों को मैंने ठिकाने नहीं लगाया है। पुलिस को वो लाशें मिल जाएंगी, पर मेरे मरने के बाद अब मैं रावी नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ।
और जैसे ये सब पुलिस ने पढ़ा तो वो तुरंत रावी नदी की ओर जावेद को बचाने के लिए चली गई, बिकॉज जावेद को बहुत से परिवारों को जवाब दे रहा था, तो उसका बचना बहुत ज़रूरी था। पुलिस ने कई रेस्क्यू टीम लगाई जावेद को ढूंढने, उसको पकड़ने के लिए। कहा जाता है कि पाकिस्तानी पुलिस ने जावेद को पकड़ने के लिए उस दौर का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन चलाया था, पर इतना ढूंढने पर भी जावेद का कोई अता पता नहीं चला। इवन पुलिस ने कई बार जावेद के फैमिली मेम्बर से पूछताछ करी कि बता दो जावेद कहाँ छुपा है। अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है, बट घर वालों को कहाँ ही पता था कि जावेद कहाँ है। इवन उन्होंने ये तक कह दिया था कि जावेद से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं, जिस दिन से उसने 100 बच्चों के कत्ल की बात कबूली है उस दिन से वो हमारे लिए मर चुका है। पर फिर भी पुलिस ने कई बार उनके घर की छानबीन करी, उनको काफ़ी परेशान करा और कई बार उनका घर में आना जाना लगा रहा कि कहीं जावेद वहाँ आ ना जाए। पुलिस से इतना परेशान होकर के जावेद की बहन ने पुलिस वालों को एक चीज़ बताई। उसने पुलिस वालों को बताया कि जावेद का जो बिजनेस था, जिससे जावेद को सबसे ज़्यादा पैसा आता था, वो बैंक टाउन के बाहर है, और अगर जावेद को पैसे की ज़रूरत पड़ती है या जावेद को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो जावेद उसी बैंक से पैसे निकालेगा। और ये सुनकर के पुलिस वालों को एक उम्मीद नज़र आई कि शायद जावेद पकड़ा जाएगा। पुलिस वालों ने जावेद को पकड़ने के लिए अपने कुछ साथियों को सिविल ड्रेस में बैंक के बाहर खड़ा कर दिया और जावेद को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। जावेद को सर्वाइव करने के लिए पैसों की नीड तो होगी ही, और जैसे ही वो यहाँ आएगा हम उसको पकड़ लेंगे। बट पुलिस अगर शेर है तो जावेद सवा शेर था। उसको पता था कि पुलिस ने मेरे लिए ट्रैप्स तो बिछा रखे ही होंगे, तो जावेद अपने साथ 3 और छोटे लड़कों को लेके आया था। वो लड़के जो जावेद की कई बार हेल्प किया करते थे छोटे लड़के ढूंढने में। तो जावेद जैसे ही बैंक के बाहर पहुंचा तो उसने सबसे पहले एक लड़के को अंदर भेजा और बोला कि तुम पैसे निकलवा के लेके आओ। बट एज यू नो कि पुलिस तो वहाँ पहले से ही थी। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया और ये देख करके जावेद वहाँ से भागा। बट जावेद के साथ और जो 2 लड़के आए थे पुलिस ने उनको भी पकड़ लिया, बट जावेद भागने में कामयाब हो गया। पुलिस उन 3 लड़कों को वापस से लाहौर ले आई, लेकिन जावेद तो वहाँ से भाग ही चुका था। पुलिस ने हर एक जगह जहाँ जहाँ जावेद छुप सकता था, जहाँ जहाँ जावेद बच सकता था, ईच एंड एवरी प्लेस पुलिस ने हर एक जगह ढूंढने का ट्राई किया, बट जावेद का कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा था। पुलिस ने जिन 3 लड़कों को बैंक के सामने से पकड़ा था, जब उनको इंट्रोगेट किया तो उनको जावेद के बारे में काफ़ी कुछ पता चला। बट इस इंट्रोगेशन के बीच में उन 3 में से एक लड़के ने पुलिस से बचकर छत से कूदकर अपनी जान दे दी और ये केस दिन ब दिन और ज़्यादा सीरियस होता जा रहा था। पुलिस वाले की कस्टडी में किसी पर्सन की डेथ होना ये पुलिस वालों के लिए बहुत शेम की बात थी। तो दिन ब दिन पुलिस के ऊपर इस केस को सॉल्व करने के लिए और ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा था। लेकिन सडनली ऐसा कुछ हुआ जो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। इसने एक तरीके से सबके होश उड़ा दिए। प्रोबेबली 31 दिसंबर 1999 को जावेद ने सरेंडर कर दिया, लेकिन उसने पुलिस स्टेशन में सरेंडर नहीं किया था, बल्कि जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस में सरेंडर किया। वो वहाँ गया और आराम से बैठ गया और बोला, मैं जावेद इकबाल हूँ, 100 बच्चों का कातिल, मैंने ही उन 100 बच्चों को मारा है। पूरे ऑफिस में अजीब सा माहौल हो गया। लेकिन जंग न्यूज़पेपर वाले ने तुरंत पुलिस को नहीं बुलाया, पहले जावेद का इंटरव्यू लिया, उसकी पूरी दास्तान सुनी, उसके बाद जावेद को पुलिस के हवाले कर दिया। और जब जावेद पुलिस की कस्टडी में था उसने कहानियां बनाना शुरू कर दिया। शुरू पूछताछ में जावेद ने साफ साफ मना कर दिया कि मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा, मुझे फंसाया गया है, मैं इनोसेंट हूँ। और जब उससे थोड़ा सख्ती से उससे थोड़ा जोर डाल के जब पूछा गया तो उसने बोला कि ये सब मैंने तुम पुलिस वालों को तुम्हारी औकात दिखाने के लिए किया है, कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल कर दिया और तुम लोगों को जरा सी भनक तक नहीं हुई, तुम तो मुझे पकड़ तक नहीं पाए थे। जावेद ने ऐसी कई कहानियां बनाई, बट एट द एंड उसने कबूल कर ही लिया कि उसने ही 100 बच्चों का कत्ल किया था, उसने ही 100 बच्चों को मारा था। और फाइनली जावेद को कोर्ट में पेश किया गया जज के सामने। पुलिस ने सबूत के तौर पर जावेद के घर से मिले उन बच्चों के कपड़े, जूते और वो 2 लाश जिनको बड़ी मुश्किल से आइडेंटिफाई किया गया, जावेद का लिखे हुए नोट्स, जावेद का लिखा हुआ लेटर, इवन जावेद की लिखी हुई डायरी और जंग न्यूज़पेपर में दिया गया जावेद का फुल इंटरव्यू, ये सब जावेद के अगेंस्ट में कोर्ट में यूज़ किया गया। लेकिन जब जावेद कोर्ट में था तो जावेद के फेस में 1% की भी शर्म नहीं थी, डर नहीं था और गिल्ट तो बिल्कुल भी नहीं थी। इवन वो मुस्कुरा रहा था वहाँ पर, जैसे कुछ गर्व वाला काम किया उसने। ये सब देखकर और पब्लिक और जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया था, उन पेरेंट्स और सभी ने जावेद को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग की। ये सब देखते हुए जज ने जावेद को ठीक वही सज़ा दी जो जावेद उन बच्चों को मारते वक्त उनके साथ किया करता था। 16 मार्च सन 2000 को जज ने सज़ा सुनाते हुए बोला, जावेद का 100 बार जंजीर से गला घोटा जाएगा, को मरने नहीं देना है, और जब उसकी बॉडी में थोड़ी बहुत जान बची होगी तब उसकी बॉडी को 100 पार्ट्स में कट किया जाएगा और उन पार्ट्स को उसी एसिड में रखा जाएगा जिसमें जावेद उन बच्चों को रखता था। पार्ट्स को स्ट्रीट में चौराहे के बीच में रखा जाएगा ताकि कोई भी ऐसा कुछ करने का अपने सपने में भी ना सोच सके, और अगर सोचने का ट्राई भी करे तो उसकी रूह कांप जाए ये सब देख के।
as he has committed the murder of 100 children, and the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under section 302 A TPC. After that, his dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in देखो जज ने ये सज़ा सुना तो दी थी, बट किसी भी अदालत और कोई भी जज को ऐसी सज़ा सुनाने का हक नहीं होता। उसको या तो फांसी दे सकते हैं या तो वो सज़ा दे सकते हैं जो रूल्स बुक में लिखी हो। जावेद का केस काफ़ी ज़्यादा एंटिक, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल, तो उसने काम ही ऐसा किया था कि जज ऐसी सज़ा सुनाने पर मजबूर हो गए थे। जज के इस डिसीजन के ऊपर जावेद के जो वकील थे उन्होंने काफ़ी अगेंस्ट में केस भी किए थे, बट 8 अक्टूबर 2001 को जावेद और उसके एक साथी की लाश जेल के एक सेल में चादर से लटकी हुई मिली। बट यहाँ पर मेरे माइंड में 3 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ये कि जावेद ने क्या सही में फांसी लगाई थी कि जब उसकी लाश मिली तो उसकी लाश पूरी तरीके से नीली पड़ गई थी और उसकी बॉडी पर मारपीट और चोट के भी बहुत ज़्यादा निशान थे, तो क्या जावेद को जेल में ही मार दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, जब मैं इस केस के बारे में पढ़ रहा था, इस केस के बारे में डिटेल्स निकाल रहा था अलग अलग सोर्सेज से, कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको पढ़ के ये समझ में आ रहा था कि जावेद के पीछे कई बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट था। शायद तभी तो जावेद इतने दिनों तक पुलिस से बचकर छुप पाया और किसी को पता तक नहीं चला। एंड थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आता है, जो बच्चे जावेद से बच गए थे वो बताते हैं कि जब वो जावेद के साथ थे तो जावेद उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करता था, वो उनकी बिल्कुल एक फादर की तरह केयर किया करता था। समझ में नहीं आता कि जावेद को जब उन बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार था तो उसने उनके साथ ऐसा क्यों किया। जावेद इकबाल ने 31 दिसंबर 1999 को भी इतनी प्लानिंग से सरेंडर किया था क्योंकि उसको पता था कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ प्रिंट होने में पूरा एक दिन लगता है और 1 जनवरी सन 2000 20वीं सदी की पहली न्यूज़ थी, पाकिस्तान में हुआ 100 बच्चों का कत्ल। सो गाइस, इन्हीं सब सवालों के साथ ये केस द बिगेस्ट केस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी सीरियल किलर जावेद इकबाल का ये केस यहीं ख़त्म होता है। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट से मेरे को बता देना कि और किस टाइप के ऊपर आप वीडियोस चाहते हो, मतलब किस टाइप की स्टोरीज के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई केस इंसिडेंट हो तो आप मेरे पास को शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी प्लीज़ कीप टू योर लव्ड वंस वेरी क्लोज टू यू। बी सेफ। आई विल सी यू टू वेरी सून। बाय बाय।